आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 4 जिसका नाम है प्राणी जगत वो शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं 3 बातें बताना चाहूँगी। मैं सिर्फ 3 बातें बता दूँ कि अपन एकदम प्रिमिटिव लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। मतलब अपन अपने से पूरे निम्न श्रेणी वाले एकदम प्रिमिटिव लेवल से एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और अपन एडवांस लेवल तक आएंगे पढ़ते पढ़ते, जो कि अपन है एडवांस वर्जन अपन है, हाईली स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे है अपन। ठीक है, अपन प्राणियों में सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, तो आई होप काम भी अच्छे ही करें फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत, चाहे से आधे मिथ हैं या फिर आधी सत्य बातें हैं, कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, हम जैसे अभी हैं ऐसे मिलियन ईयर्स अगो ऐसे थे ही नहीं अपन, ये बात भी सत्य है। ठीक है, इवोल्यूशन की थ्योरी चलती जा रही है। तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बताया गया था कि पहले सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म आए थे, कोशिकीय स्तर लेवल के ऑर्गेनिज्म आए थे। फिर मार्केट में आए टिश्यू लेवल के, उत्तक लेवल के। उसके बाद में आए हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन लेवल के। फिर आए थे ऑर्गन लेवल के, अंग तंत्र भरपूर एकदम पूरा। और उसकी लास्ट एंडिंग अपन है एडवांस फीचर्ड के साथ। सब कुछ एडवांस है अपने में, सब कुछ ब्रिलियंट है। तो कभी मत सोचना कि ये डफर है, ये इंटेलिजेंट है, ये रफ है, ये टफ है, समथिंग, कुछ भी नहीं है। अपन एडवांस है, हाईली एडवांस। ठीक है, 2 आँख है, ब्रेन है, हाथ है, पैर है, और वो भी प्रॉपर बढ़िया से फंक्शन कर रहे हैं। तो समझ जाओ आप स्पेशली हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, तो पहले कोशिकीय स्तर वाले जीव आए। कोशिकीय वाले क्या थे? या तो एक कोशिकीय थे या बहुकोशिकीय थे। एक कोशिकीय थे या फिर बहुकोशिकीय थे, या जिनमें एक सेल थी वो अलग थे, और जिनमें बहुत सारी थी वो बाद में अलग ग्रो करे। तो एक सेल वाले भी अलग पढ़ेंगे अपन, और बहुकोशिकीय वाले भी अलग पढ़ेंगे अपन। जिनमें एक कोशिका है बेटा, वो उनके लिए इनफ है। कोशिका चाहे एक ही हो, वो उनके लिए इनफ है। और ये चैप्टर सेल वाले में अपन पढ़ चुके हैं कि कितनी इनफ है। कि एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन की जाए, तो जो प्रोकैरियोटिक के पास है ना, वो उसमें खुश है, वो उसमें राजी है। और जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक वाले हैं, वो अपने में राजी है। प्रोकैरियोटिक वाले में चाहे न्यूक्लियस कैसा भी हो, बट उनका काम चल रहा है, अपने में एडवांस है तो अपना काम चल रहा है। उनमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम, अपने में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल है, देख रहे हो। ठीक है, तो एक कोशिकीय जब आए थे धरती पर, बने थे, उत्पन्न हुए थे, भाई वाटर से में थे, नाइट्रोजन जिनसे भी बने थे, तो थोड़े प्रिमिटिव लेवल के तो बनेंगे ना बेटा। डायरेक्ट तो किडनी लीवर फेफड़े तो ऑन हो जाएंगे ना। प्रिमिटिव लेवल के, भाई पहले दिमाग नहीं था, लीवर नहीं था, किडनी नहीं था, फिर धीरे धीरे डेवलप हुए, फिर और डेवलप हुए, फिर और डेवलप हुए, फिर जेनेटिक लेवल पे और डेवलप हुए, फिर और एडवांस हुए। तो वो पढ़ने वाले हैं। कोशिकीय लेवल वाले अलग पढ़ेंगे। फिर जो उत्तक वाले हैं, मतलब कोशिकाओं ने मिलके क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया, उत्तक बना लिया। और उत्तक ने मिलके उत्तक तंत्र बना लिया, और उत्तक तंत्र ने मिलके पूरा का पूरा ऑर्गन ही बना दिया। इसमें है ना 4-5 दिन तो लगे ही नहीं थे, ना ही 4-5 साल लगे थे। ठीक है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। साल भर का खेल ही है ही नहीं। 100 से नीचे तो बात ही नहीं होती है, 100 सालों से नीचे तो बात ही नहीं होती है। पहले कोशिकीय स्तर वाले पढ़ेंगे अपन, मतलब प्राणी जगत में पहले कोशिकीय स्तर के पढ़ेंगे, फिर उत्तक स्तर के पढ़ेंगे, फिर अंगतंत्र स्तर के पढ़ेंगे। चलो शुरू कर दें। इसके लिए कुछ बेसिक बताया गया है कि भाई असमिति वाले क्या होते हैं कि किसी भी भाग से काटो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं होंगे, किसी भी भाग से काटो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं होने वाले। अरिसमिति वाले क्या होते हैं, कोई भी एक लाइन पकड़ लो, काटो, बराबर भाग में पड़ेंगे। कोई भी लाइन, कैसी भी, कैसा भी, ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, कैसे भी काटो, 2 इक्वल भाग में कटेंगे। और बाद में टाइम के साथ साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो एडवांस वर्जन, भाई सेलुलर लेवल के पास ये होता है, फिर टिश्यू लेवल के पास ये आएगा,
फिर अपने जो द्विपार्श्व समित है, जो थोड़ा चलना वलना सीख गए, जो रेंगना सीख गए, जो तैरना सीख गए, जो उड़ना सीख गए, उनमें द्विपार्श्व समित वाले आएंगे। अपन है द्विपार्श्व समित, अपन को सीधा सिर से लेके टॉप बॉटम तक काटोगे द्विपार्श्व ही है, बराबर बराबर दो भागों में कटेंगे अपन। एक हाथ इस तरफ पाती आएगा तो एक टांग इस तरफ पाती आएगी, इक्वली कर। एक आंख इधर, आधा नाक इधर, आधा मुंह इधर, एक कान इधर, धड़ अलग, हाथ अलग, समझ रहे हो। अब आता है द्विकोणिकी और त्रिकोणिकी संगठन आसन। इसको पढ़ना जरूरी है। जो मैंने बोल रही हूँ ना, ये जब इसका आएगा ना, पोरीफेरा के बारे में कुछ बताइए, निम्नलिखित उदाहरण के साथ समझाइए, तो ये लिख के आना है कि कौन सी समिति में कट रहे हैं, क्या कोशिकी किस तरह के हैं, कि उत्तक किस तरह के हैं, ठीक है ना, कितनी लेयर से मिलके बने हैं, ये बताना है। ये इंट्रोडक्शन नहीं चल रहा है, चालू कर दिया है मैंने चैप्टर ही चालू कर दिया है। ये इंट्रोडक्शन नहीं है। अब क्या इंट्रोडक्शन, ये पूरा चैप्टर चालू कर दिया है मैंने। अब द्विकोणिकी और त्रिकोणिकी क्या होते हैं, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। बेसिक से भी बेसिक लेके जा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। क्या अपन ये जानते हैं कि मादाओं में अंड होते हैं और नरों में शुक्राणु बनते हैं? क्या ये हम जानते हैं बात? मुझे लगता है ये 8वीं क्लास से पता है। नर के पास नर का जनन अंग है, मादा के पास मादा का जनन अंग है। क्या ये जानते हैं क्या हम? अरे भाई देख लो अपने अपने। तो अपने अपने जनन अंगों के अकॉर्डिंग अपन उस हिसाब से गैमेट बनाते हैं, उस हिसाब से युग्मक बनाते हैं। लड़कियां होती है वो अंडे बनाती है, अंड रिलीज करेगी, और जो बॉयज़ हैं, जो नर हैं, वो शुक्राणु बनाएंगे। बट ये अपने एडवांस लेवल की बात है जी, अपने एडवांस लेवल की बात है। प्रिमिटिव वाले विचारों के पास था नहीं ना। पहली बात तो कोशिका एक की दुक्की थी, वो उनमें शुक्राणु उक्राणु जनन अंग कहाँ से आएंगे? नहीं ना। वो कैसे करते थे, एक सेल है उसे डिवाइड होके दो बना दिए, फिर दो सेल है उसे डिवाइड होके ये लो साहब। और गजब की खास बात देखो, जो इसमें कंटेंट होगा ना, वो इसकी डॉटर में भी होगा, इनकी पुत्री कोशिका में। जिनको इसके पास कंटेंट होगा ना, वो इनकी पुत्री में होगा। अब पुत्री से ये मत समझना कि लड़कियाँ पैदा हो रही, नहीं 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 नहीं। कहा जाता है कि एक कोशिका डिवाइड होती है तो अपनी सेल बनाती है वो। अमीबा ले लेना इसका एग्जाम्पल, बुरा ना मानो तो अमीबा ले लेना इसका एग्जाम्पल। अपन सेलुलर लेवल पे आ गए, मतलब जिसमें 2-3 सेल है, तो उसमें क्या होगा, वो अपना प्रोजेनी बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो उस दौरान क्या होता है बेटा, जर्म लेयर्स बनती है। क्या बनती है? जर्म लेयर। भ्रूण बनने से पहले उसकी जर्म लेयर बनती है, त्वचाएं बनती है। अब वो त्वचा मत समझना बाहर की स्किन अंदर की स्किन। देखो जर्म लेयर क्या होता है, ये जो जनन स्तर क्या होता है, मैं जो बोल रही हूँ ना वो याद कर लो भाई साहब। जर्म लेयर होती है, मैं बोलूँगी ना तो शायद याद आ जाएगा बोलते ही। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मुझे लग रहा है आप को तो याद आ गया होगा। एक्टोडर्म ये अलग तरीके के सेल्स बनाएगी और उस हिसाब से टिश्यू बनाएगी और उस हिसाब से ऑर्गन बनाएगी। मतलब एक्टोडर्म को जिम्मेदारी दे दी कि तुझे दांत बनाने हैं, तो क्या करेगी एक्टोडर्म? ऐसी ही सेल बनाएगी जो आगे जाके दांतों को बनाए। दांतों को बनाने में जो टिश्यू काम आ रहे हैं वो बनाएगी और बाद में वो टीथ का फॉर्मेशन कर देगी। भाई मीजोडर्म है, ये कुछ सेल्स बनाएगी जो ये इस काम के लिए बनी है, फिर वो सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाएगी और वो ऑर्गन बना देगी। मतलब ईजोडर्म को जिम्मेदारी दे रखी है कि तुझे पूरे शरीर की मांसपेशियां बनानी है। क्या बनानी है? मांसपेशियां बनानी है। तो ये क्या करेगी मीजोडर्म? ये उसी प्रकार से सेल बनाएगी। वो सेल जुड़ जुड़ के आगे टिश्यू बनाएगी। किसके टिश्यू? पेशियों के। और बाद में वो पेशियों का पूरा तंत्र ही बना देगी, हर जगह के मसल्स बना देगी। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? मतलब इन हर एक त्वचा का काम है, जिम्मेदारी है कि भ्रूण को कैसे बनवाना है। इन जिम्मेदारी किसकी है? जर्म लेयर की। किसके लिए है? भ्रूण बनवाने की, बच्चा।
कि भाई तू ये बना, तू ये बना, तू ये बना, तू ये बना। एक्टोडर्म, हाँ भाई तू 4-5 ऑर्गन तू बनाएगी। मेसोडर्म, 4-5 ऑर्गन तू ये बनाएगी। एंडोडर्म, जितने भी ऑर्गन बने ना उसकी इनर लाइनिंग बनाएगी। चाहे से लंग्स की इनर लाइनिंग बना, चाहे से आमाशय की इनर लाइनिंग बना, आंतों की इनर लाइनिंग, मतलब अंदर की त्वचा, अंदर की वो प्रोटेक्शन। अरे भाई बाहर से प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या अंदर से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्या? भाई इतने एसिड, इतने एंजाइम्स काम करते अपनी बॉडी में, जल जला जाएगी त्वचा तो क्या एंडोडर्म जलने नहीं देगी ना। तो समझ गए, जर्म लेयर के पास जिम्मेदारी होती है। अब इस जर्म लेयर के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया। किसी किसी के पास 2 त्वचा होती है, किसी किसी के पास 3 त्वचा होती है। मतलब किसी किसी के पास सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है बस। तो ऐसों को क्या बोलेंगे? द्विकोरकी। ये याद कर लो, ये वर्ड लिखने हैं उधर, वो पॉइंटर में लिख के आना है उधर, वरना वो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। वो नहीं देगा भाई, वो नहीं देगा। एक पॉइंट भी छोड़ दिया ना और उसको लगा कि यार ये पॉइंट मिसिंग है, वो काट लेगा नंबर उधर ही। अभी देखो नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रही, उसमें तो जो आता है वो लिखो जयराम जी की। पर बात आती है कि अपने 11th क्लास पढ़ रहे हैं, अपने थ्योरेटिकल एग्जाम भी देने होंगे और उसमें से गलती से भी द्विकोर की वर्ड नहीं लिख के आए एग्जाम्पल में, जो उसका था और उसमें लिखना था पर तुमने नहीं लिखा, तुमने नहीं लिखा वहाँ पे, तो बेटा वो काटेगा नंबर। और उसको याद आ गया कि यार एक पॉइंट मिसिंग है इसमें से, तो भाई गए तुम्हारे नंबर। तो भाई क्यों दे रहे हो नंबर, क्यों देने उनको नंबर? द्विकोर की, जिनके पास ये तीनों की तीनों लेयर पाई जाएगी उनको त्रिकोर की। द्विकोरकी वालों के पास क्या होगी? सिर्फ एक्टो होगी और एंडो होगी। और त्रिकोरकी के पास क्या होगी? एक्टो, मीजो, एंडो। क्लियर गाइस? मुझे तो ये क्लियर है, मैंने बहुत बढ़िया समझा दी है, मैंने बहुत बढ़िया समझाया। इधर देखो, इधर देखो, डायग्राम देख लें एक बार। लुक इट हियर। एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। द्विकोरकी की स्ट्रक्चर ये देखो, ये वाली है, और त्रिकोरकी की ये वाली है। क्या मैं बता दूँ इसको? ये जो बाह्य है, ये देखो, ये बन रही है जो वॉल, देखो इतनी मोटी, कितनी थिक, ये क्या है? बाह्य त्वचा। ये जो इतनी थिक है ना, देखो 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 बेटा कितनी थिक है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चालू है। क्या है ये बाह्य त्वचा है, एक्टोडर्म। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। और ये अंदर वाली लाइनिंग देखो, ये इतनी मोटी है, देखो ये इतनी मोटी, ये वाली, ये बेटा ये अंतर त्वचा है, एंडोडर्म। इसमें बेटा वो है ही नहीं, मीजोडर्म है ही नहीं। द्विकोरकी में मीजोडर्म होती नहीं है। छोटा छोटा सा ना क्या है, थोड़ा सा प्लाज्म होगा, कोई एक द्रव्य सा होगा, उसे मीजोग्लिया बोल दिया, सस्ते में निपटा दिया। तो इस श्रेणी में कौन से एनिमल आएंगे? जो लोअर लेवल के हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका टिश्यू पे ही है, अपने में ये आएंगे। जैसे जैसे एडवांस होगा ना वैसे वैसे अपन अपन त्रिकोरकीय, अपन त्रिकोरकीय, ट्रिप्लोब्लास्ट। इंग्लिश में बोलेंगे त्रिकोरकी को ट्रिप्लोब्लास्ट, और इंग्लिश में द्विकोरकी को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। आ गई बात समझ में? इसमें देखो बाह्य त्वचा भी है, ये देखो अंतर त्वचा, ये देखो ये मेसोडर्म भी है, देखो देख रहे हो? मतलब ये एक्टोडर्म है, कितनी चौड़ी है देख लो, ये मीजो है, और ये देखो अंदर ये एंडो है। देखो बेटा, अब एक्टोडर्म ये अपने अकॉर्डिंग इसकी सेल डिसाइडेड, एक्टोडर्म की सेल डिसाइड है कि हाँ मुझे स्किन बनानी है, मुझे दांत बनाने हैं, मुझे नाखून बनाने हैं, सब डिसाइड है सेल। मेसोडर्म, हाँ मुझे कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाने हैं, मुझे बोन बनाना है, मुझे कार्टिलेज बनाना है, मुझे ब्लड बनाना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मुझे ये बनानी। एंडोडर्म, हाँ भाई मुझे फेफड़ों की इनर लाइनिंग बनानी है, आमाशय की इनर लाइनिंग बनानी है, आंतों की इनर लाइनिंग बनानी है, मैं डिसाइडेड हूँ। ये सब डिसाइडेड है, ये सब डिसाइडेड है, ये अपने काम के लिए डिसाइडेड है, मतलब ये लेयर अपने काम के लिए डिसाइडेड है, ये लेयर अपने काम के लिए डिसाइडेड है, और ये अंदर वाली अपने काम के लिए डिसाइडेड है। और ये बीच में क्या है? देह गुहा, सीलोम। चलिए आ जाओ, अरे वाह चलो भाई, सीलोम आ गई, सीलोम में आ गई। सीलोम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आएगी और विस्तृत वर्णन भी आएगा। देखो सीलोम क्या होता है, ये अपनी जैसे बॉडी वॉल है, ये अपनी बॉडी वॉल है अपनी बाहर की, ठीक है ना, बाहर तो चाहे अपनी, ठीक है, और अंदर ये जा रही है अपनी क्या, ये आहारनाल, ये जा रही है इस तरह से, ठीक है। अरे समझ जाओ रे,
यहाँ ना आ जा रही है। इसके और इसके बीच की जितना भी मलबा भरा पड़ा है वो देह गुहा कहलाता है, सिलोम खाता है। खत्म बात, इतनी सी बात थी। इस अकॉर्डिंग 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है एडवांस, दूसरी उससे थोड़ी सी कम एडवांस, और ये तो बिल्कुल भी एडवांस नहीं है। तो ये वाली निम्न में पाई जाएगी, निम्न श्रेणी वाले जंतुओं में, ये उनसे थोड़ी सी उच्च में, और ये अपने में। क्या फ़र्क है बेटा, क्या फ़र्क है? इनके पास एक्टोडर्म भी है तीनों के पास, और मीजोडर्म एंडोडर्म भी है। बट मीजोडर्म के नाम पर खेल हो रहे हैं यहाँ पे। दोनों के पास एक्टो भी है, एंडो भी है, एक्टो भी है, एंडो भी है। इसमें क्या है कि जो मीजोडर्म है ना, उसमें सिर्फ एक कैविटी बनेगी या फिर सेल लिक्विड रहेगा बस। मीजोडर्म बनी नहीं, मीजोडर्म बनी नहीं। इसमें क्या है कि एक्टोडर्म है और एंडो है, और बीच में मीजोडर्म के नाम पे क्या है, छोटे छोटे ना फॉल्स आभासी से मीजोडर्म के पैचेस हैं। ये देखो ऐसे थैलियाँ हैं, सिर्फ थैलियाँ हैं आभासी, थैली जैसी है। ये अपने एडवांस है। अपना देखो ये पूरा कवर है, मीजोडर्म ने पूरा एकदम बढ़िया से हाईली ऑर्गेनाइज बना दिया। अब बेटा इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे? इसके एग्जाम्पल लिखोगे प्लेटी हेलमिंथीज। इससे नीचे तो जाओ ही मत, कुछ भी नहीं है उनके पास हेलमिंथीज। इससे ऊपर जाओ, इनकी कौन से, इनकी श्रेणी में कौन आएंगे? एस के हेलमिंथीज। और इससे ऊपर अपन है कॉर्डेटा। अपन पढ़ेंगे, ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे बेटा, सीक्वेंस में। फिर आता है खंडी भवन, जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है। तो देखो प्लेटी हेलमिंथ तक तो छुओ ही मत। प्लेटी हेलमिंथीज तक मतलब पोरीफेरा आएगा, निडेरिया आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, फिर प्लेटी हेलमिंथीज आएगा, फिर एसके हेलमिंथीज आएगा, फिर एनेलिड आएगा। तो यहाँ तक तो छुओ ही मत। कोई खंड वंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना सिर का पता है, ना वक्ष का पता है, ना अबडोमन का पता है, कुछ भी नहीं पता। यहाँ से खंडी भवन चाह जाता है। कभी केचुआ देखना, बॉडी सेगमेंटेड है उसकी। अरे बाहर से छोड़ो, अंदर से भी आपको थोड़ा थोड़ा पता रहेगा। सबसे एडवांस है फिर एनालिडा, एकदम बॉडी सेगमेंटेड है, सिर, वक्ष, अब्डोमन, हाथ, पैर सब सब दिख जाएंगे। तो ये होता है खंडी बॉडी सेगमेंटेशन, मतलब बाहर से भी खंडित दिखे और अंदर से भी खंड में दिखे, बराबर से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ये हो गया खंडी भवन। पृष्ठ रज्जु क्या होता है? पृष्ठ रज्जु होता है नोटोकॉर्ड, जो अपने में कहाँ पाया जाता है? डोर्सल साइड, पीठ में। और एक होता है नर्व कॉर्ड बेटा, एक होता है नर्व कॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा आगे पाया जाता है। ये ऐसे नर्व्स निकलती है अपनी, न्यूरॉन वगैरह निकलती है। जिनमें ये पाई जाती है वो तो ठीक है, और जिनमें ये नहीं पाई जाती है उनको बोल देते हैं नॉन कॉर्डेटा, उनको बोल देते हैं नॉन कॉर्डेटा। और जिनमें ये पाई जाती है उनको बोल देते हैं कॉर्डेटा। ये पृष्ठरज्जु की बात खत्म हो गई। अब स्टार्ट हो गया प्राण जगत का 1 बाय 1 सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ ना, उसी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहला सीक्वेंस पॉरीफेरा। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉरीफेरा से। नाम से पता चल रहा है कि ये जो भी जीव होंगे इनके पास पोर तो पक्का मिलेंगे, इनके पास पोर तो पक्का ही मिलेंगे। और मैं ये बता दूँ कि जब जीवन उत्पत्ति हुई थी ना, डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल पे नहीं आ गए थे, वो डायरेक्ट स्थल पर नहीं आए थे, पानी से हुई थी। और उस वक्त पानी क्या था? खारा था, लवणीय था। तो देखो शुरुआत ऐसे हुई है। अगर इनकी बॉडी को काटा जाए, अगर भाई इनकी बॉडी है, इनको काटा जाए, तो ये असमिति के हैं, तो बराबर भागों में काटे नहीं जाएंगे। ये एक एक वर्ड याद कर लेने हैं। इन संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। स्पंज याद रख लेंगे ये नाम, बिल्कुल ये याद रखने हैं ही। अब इनका शारीरिक गठन देखते हैं। इनका जो शारीरिक गठन है वो सेल लेवल का है, कोशिकीय ही लेवल का है, कोशिका ही है बस। एक सिंपल से ये होंगे, पोर लाइक बॉडी होगी, और कोशिका किस तरह, कोई टिश्यू नहीं मिलेगा उसमें, कोई टिश्यू टाइप की चीज़ नहीं मिलेगी। ऑर्गन तो छोड़ो हटाओ,
टिश्यूज़ नहीं मिलेंगे, बस ओपनिंग ही ओपनिंग मिलेगी। इस पूरे संघ के एनिमल्स में ओपनिंग मिलेगी, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद, इतने छेद है, इतने छेद है। इसी से ही अपना काम धाम करते हैं। नेक्स्ट, स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। देखो पानी में है ना, तो पानी वाले क्या है, उसकी अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें पानी में ही रहना है, तो उस हिसाब से हमें किस तरह से बनाना है अपने शरीर को, अपने वेस्कुलर सिस्टम को, कि पानी आ जा सके, गैसों का एक्सचेंज होता जाए, मतलब गैसियस जो है ना वो भी आ जाए, और कुछ ज़रूरी खाद्य पदार्थ है वो भी जल के साथ अपने अंदर आ जाए। ठीक है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर के अंदर केंद्रीय भाग स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है। मतलब क्या होता है कि इनके एक छिद्र होता है, इनके एक नहीं मतलब इनकी बॉडी पे क्या है कि छिद्र होते हैं, इनकी बॉडी पे क्या है, छिद्र होते हैं। ये देखो इस तरह से चट्टान से अटैच रहेंगे, ये पानी में रहेंगे। देखो छिद्र बनाती हूँ मैं, देखो छिद्र, देखो 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 देखो, छोटे छोटे छिद्र से होंगे ऐसे। इनका नाम क्या रखा है इन्होंने, ऑस्टिया। ऑस्टिया नाम रखा है कि भाई इन छिद्रों के थ्रू ही क्या आएंगे, इन छिद्रों के थ्रू ही क्या आएगा, जल अंदर आएगा। तो अंदर आने का रास्ता मिल गया, और इन छिद्रों को बोला गया है ऑस्टिया। इन छिद्रों को बोला है ऑस्टिया। और ये सब का सब पानी किस ढेर में आ रहा है, ये जो कैविटी दिख रही है आपको, ये इसे बोला जा रहा है यहाँ पे स्पॉन्जोसील। ये देखो स्पॉन्जोसील, और ये छोटे छोटे छिद्र है उसको क्या बोला जा रहा है, ऑस्टिया। और अब बाहर जब निकालने का टाइम आएगा, ये सब चीज़ें, हाँ भाई काम की चीज़ें रख ली यहाँ पे, बाकी भगाओ भाई बाहर भगाओ, तो इस छिद्र से बाहर निकल जाएगा, जिसे क्या बोला जा रहा है, ऑस्कुलम। भाई एक एक वर्ड याद करना है। नेक्स्ट पढ़ती हूँ मैं लाइन। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, बिल्कुल बेटा भोजन ही, और क्या ऑप्शन है, श्वसन व अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। फिर इनके पास होती है कोएनोसाइट्स। देखो यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, कोएनोसाइट्स यहाँ पे अंदर की ओर होती है, यहाँ पे कोएनोसाइट्स, ये देखो यहाँ पे कॉलर सेल मिलेगी, कॉलर सेल, यहाँ पे भी कोएनोसाइट्स मिलेगी, और यहाँ पे मिलेगी कॉलर सेल अंदर की तरफ ही। ठीक है गाइस, कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा नास्तरित होती है। ठीक है, हमें पता चल गई ये बात। ठीक है, ये क्यों पाई गई है, क्यों है ये कोएनोसाइट्स, ये क्यों है ये कॉलर कोशिकाएं, क्यों है ये, सिंपल बेटा, वही अपने फूड को अंदर लेने का, इनटेक का, और आउट करने का, श्वसन को इनहेल करवाएंगे, और जो अपशिष्ट है वो बाहर करेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलवाने में मदद करेंगे, बस यही काम है। कोशिकाओं में पाचन अंतर कोशिका होता है, इंट्रा सेलुलर, मतलब पहली बात एक ही तो सेल है, और उसी के अंदर होएगा, एक ही सेल है और इसी सेल के अंदर होगा। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिका। अच्छा देखो भाई साहब, इनकी बॉडी पे कंटिकाएं भी पाई जाती है, बट ये ऐसी कंटिकाएं नहीं है जो कि भाई मारे डाले, नहीं, नॉर्मल नॉर्मल है। यहाँ तक कि अपन तो यूज़ भी करते हैं। इसमें से एक स्पॉन्ज बाथ, वो बाथ स्पॉन्ज भी आएगा, उसे तो बाथ के लिए यूज़ करते हैं, बाथ में नहाते वक्त लेते हैं इस्तेमाल। स्पंज प्राणी में नर तथा मादक पथक नहीं होते, एक में ही है, उभयलिंगी। जैसे मैंने फूल का बताया था ना, फ्लावर में, कि वहाँ पे देखो ये वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका है, फिर अंडाशय है, यहीं पे ही मेल वाला भी है, पुंकेसर। ठीक है, तो ये उभयलिंगी है। और अगर मेल अलग ऑर्गन में होता है और फीमेल अलग ऑर्गन में होती तो उसे एक लिंगी बोलते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वार ही बनाए जाते हैं, मतलब ये दोनों आपस में मिलके यहीं पे बना रहे हैं और यहाँ पे फ्यूजन कर लेंगे। इनमें जनन अलैंगिक करना चाहे तो विखंडन के थ्रू होगा, एक टुकड़ा कट के अलग, और अगर लैंगिक करना चाहे तो बिल्कुल करो ना, अंडा है और शुक्राणु है, भाई देखो बेटा, अंडा है प्लस शुक्राणु है, इनका संयोजन होगा तो युग्मनज बनेगा, ये बहुत ही बेसिक है। फिर ब्लास्टुला बनेगा, ये बहुत भी बेसिक है। फिर गैस्ट्रोला बनेगा, ये भी बेसिक है। और गैस्ट्रोला से बनेगी वो 3 लेयर जो मैंने बताई थी, एक्टोडम, मीजोडम,
और एंडोडर्म। देखो मैंने बताई थी ये चीज़, आपको पहले बता दी ये सब चीज़ें। इन लोअर वालों में एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलेगी, मेसोडर्म नहीं मिलेगी। द्विकोर की है ये। निषेचन आंतरिक होता है बिल्कुल, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा बनता है इधर। और अगर मैं प्रत्यक्ष लिखती तो लार्वा नहीं बनता, इसका मतलब। उदाहरण देख लो, साइकन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। बाथ स्पंजिस को बाथ में लेते हैं अपन इस्तेमाल। तो ये जी हो गया आपका पॉरीफेरा एक कंप्लीट। छोटा सा ही है, नाइडेरिया भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है, ठीक है ना। एक वर्ड याद रखना है, स्पॉन्जिला है ना, स्वच्छ जलीय स्पंज है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स भी पानी वाली है। मैं पानी वालों की बात, जब मैं टेरिस्टल पे आऊँगी ना तो मैं बता दूंगी मैं टेरिस्टल पे आ गई, मैं इस साल पे आ गई। इससे पहले मेरे बच्चों पानी में ही रहो। समिति मतलब किसी भी जैसे भी काट लो, दो इक्वल पार्ट में कटेंगे। नाइडेरियन का नाम नाइडेरियंस ये ऐसा क्यों पड़ा? सिलेंट्रेट का चलो मतलब है कि सिलोम जैसा कुछ मिलेगा, बट नाइडेरिया का नाम नाइडेरिया क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट ये कोशिकाएं होती है। ये क्या होती है? ये लंबी लंबी स्पर्शक होती है, टेंटिकल्स होती है। इनसे ये शिकार करते हैं, मतलब इनका ये है शरीर। तो यहाँ पे ये बनाते हैं, यहाँ पे टेंटिकल्स बनाते हैं। जिसे इनको शिकार करना होता है ये, तो इस टेंटिकल को लंबा करेंगे, शट, ये लो आ गया अंदर ये, खच। लेकिन एक बार अगर इस्तेमाल हो गई ना ये नीडोब्लास्ट, तो दोबारा नई फॉर्म होगी, क्योंकि ये पूरा फट के निकलती है बाहर। ये नीडोब्लास्ट ये पूरी फट के बाहर निकलती है, जाएगी पकड़ेगी वापस अंदर, फूड को अंदर ले आएगी, लेकिन ख़त्म हो गया काम। अगर किसी को हंट करना हो तो इसमें जहर भी पाया जाता है, इनके टेंटिकल्स में जहर भी पाया जाता है। किसी पे भी एक चुभो दे, ये किसी पे भी चुभो दे अपनी हुक्स, गया वो, समझो। तो आप समझ में आ गए कि नाइडेरियंस क्यों पढ़ा। इनको हिंदी में दंश कोशिकाएं बोलते हैं। किससे मिलके बनी है? इनकी सेल्स होती है नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट। देखो यह है, देखो और एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने कि यह कोशिका स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है, ठीक है। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक, मतलब किसी भी चीज़ से अटैच करवा देंगे, अपना प्रोटेक्शन करेंगे, और इनको हंटिंग करनी है तो हंटिंग करेंगे, शिकार करना है तो शिकार करेंगे इससे। ये देखो उदाहरण, ये देख लो, देख रहे हो? देखो बेटा, ये जो रूप है ना, ये वाला रूप है ना, वो ओरेलिया रूप है, और ये है पॉलिप। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप रूप तो क्या होता है कि एक जगह पे टिका रहेगा। अरे यार कैसा लिख दिया, हाँ सही तो है। पॉलिप क्या है? सेसाइल है, मतलब स्थिर है, अटैच रहेगा। अटैच रहेगा किससे? भूमि से, कोई चट्टान से, पता है। और ये जो मेड्यूसा रूप है, मेड्यूसा, वो स्नेक वाली नहीं, मेड्यूसा, ये वाले जो फॉर्म है ना, ये मैं बता रही हूँ ओरेलिया की ही बेटा, ओरेलिया की ही बता रही हूँ। ये रिप्रोडक्टिव, एक तो ये फॉर्म रिप्रोडक्टिव है, और ये एकदम फ्री फ्लोट करती है, फ्री फ्लोटिंग। क्लियर गाइस? नेक्स्ट पकड़ते हैं क्या, चलते हैं। नाइडेरियंस की उत्तक स्तर, अच्छा जी, जो पोरीफेरा था वो कौन से स्तर का था? वो था कोशिकीय स्तर का। और जो निडेरियंस है वो कौन से स्तर का है? वो उत्तक स्तर का है। ये लो साहब, यहाँ पे ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि टिश्यू बनेंगे। हाँ देखा ना, निडोब्लास्ट बना ना, देखो एक मस्कुलर चीज़ बनी ना, बाहर भेजा, देखो ये रे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा, ये अंदर क्या स्टोर होते हैं ऐसे, और जैसे इनको शिकार करता है ये फट से बाहर जाते हैं, इस तरह से तेज़ी से बाहर आते हैं। इन प्राणियों में जठर संवेदी गैस्ट्रोवेस्टिकुलर गुहा पाई जाती है, तभी तो इनका नाम देखो सिलेंट्रेट्स भी है। सिलेंट्रेट्स मतलब आभासी सिलोम, आभासी सिलोम। इनकी बॉडी में देखो गैस्ट्रोवेस्टिकल, आहार नाल वाला पाया जा रहा है, और ये इनकी देह भित्ति है, और बीच में आभासी सिलोम जैसा प्रतीत हो रहा है। इनका मुख हाइपोस्टोम, मुख ऊपर का जहाँ पे मुख खुलता है इनका मुंह, देखो यहाँ पे दिखाऊं, ये रहा हाइपोस्टोम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इनमें पाचन कैसा होता है? अंतःकोशिकीय भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, और इंट्रासेलुलर भी होता है, ठीक है गाइस।
इसके कुछ सदस्य कोरल है जो कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से बना होता है। जो कोरल रीफ्स हैं वो देखी होगी समुद्र में आपने, ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्रवण करती है, बैलेंस बनाए रखती है समुद्र में, जो कि अब ख़त्म हुई जा रही है। लोग अपने फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे तोड़ तोड़ के काट काट के इनका व्यापार हो रहा है, बिजनेस बिजनेस किया जा रहा है। उनको ये नहीं पता कि वो कितना इंपॉर्टेंट है कोरल्स वहाँ पे रहने। ये जो कोरल रीफ्स है, जो सफ़ेद सफ़ेद जो कोरल रीफ्स है, कभी फुर्सत मिले तो गूगल पे जाके देखना कोरल रीफ्स पहले कितनी थी और अब कितनी सी कर दी है इन्होंने इस्तेमाल ले लेके, कितनी एसेसरीज बना बना के ख़त्म कर दी है। जो कोरल रीफ है इनके दो रूप मैंने बता चुका है, पॉलिप और मेडुसा रूप। देखो जो पॉलिप रूप होता है ना तो अलैंगिक जनन करता है और एक जगह पे टिका रहता है, अटैच रहता है, सरफेस से अटैच रहता है। और जो मेडुसा रूप होता है इनका, जो मेडुसा होता है वो रिप्रोडक्टिव होता है, वो लैंगिक जनन करता है। गर्ल मेडुसा एंड बॉय मेडुसा दोनों होते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग, तैरता रहता है। लेकिन पॉलिप क्या है, एक जगह टिका रहता है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ये ऑलरेडी लिख दिया, ये स्थिर है, अटैच है भूमि से, और ये फ्री फ्लोटिंग है और रिप्रोडक्टिव है, सिंपल। एग्जाम्पल ऑरेली और जेलीफिश हो ही गई। और एक और एग्जाम्पल बेटा हाइड्रा, कभी देखा है क्या हाइड्रा को, लैब में दिखाएंगे, चिंता मत करो। ये हाइपोस्टोम है इसका, और ये टेंटिकल्स है इसके स्पर्शक, और ये हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम। और ये आधार भाग से कनेक्टेड रहता है, ये आधार भाग, इसको यहाँ से काटो चाहे यहाँ से काटो, ये टुकड़ा अलग से हाइड्रा बना लेगा, ये टुकड़ा अलग से हाइड्रा बना लेगा, ये अलग से अपना कंप्लीट जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट कर लेगा। ताकत देखी रीजनरेशन की, रीजनरेशन पाया जाता है। इसमें नहीं लिखा है लेकिन तुम लिख के आओगे क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट, इसमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है, देख ली ना, पॉलिप, पॉलिप से मेडुसा रूप चेंज कर रहे हैं ना, अपने मेटाजेनेसिस कर रहे हैं ना। मेटामॉर्फोसिस नहीं बोला है मैंने, मेटाजेनेसिस बोला है मैंने। उदाहरण याद कर लो, ये तुम्हारी लैब में, तुम 11th में तो आ ही गए हो, तुम्हारी लैब जाना, लैब में ये इस तरह से एक ट्यूब्स में मिलेंगे तुम लोगों को, फाइसिलिया जैसा ये डायग्राम है ना वैसा ही होगा। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, पता नहीं क्यों, जल्दी समझ में आ जाता। ये पुर्तगाल की टोपी की जैसा होगा, इस तरह से टोपी रहेगी, उस तरह से ये से। सी एनिमोन, ये कॉमन सेलिज्म में काम आता है। पैरोटोलमा, समुद्री पिच। गोर्गोनिया, समुद्री पंखा, व्यंजन, पंखा, फैन की तरह ये, जैसे अपनी वो होती है ना विद्या, विद्या वाला प्लांट, वैसा टाइप का दिखेगा ये। और ये समुद्री पेन, पैनाटोला, सच में पेन जैसा दिखता है, कलम जैसा ही दिखता है, सच में ये बात सच है, ये कलम जैसा ऐसे दिखता है, ये कलम जैसा ही दिखता है सच में। और मेड्रीना, मैंडोरीना, ये ब्रेन कॉलर है। चलो ये ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अपन को लेक्चर ओवर करना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थेस अपन नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, पक्की बात है ये तो यहाँ तक ही पढ़ो और एक एक लाइन पढ़ लेना, क्योंकि मैंने भी एक एक लाइन पढ़ाई है। और ये फ्लो चार्ट है बेटा, खुशी किस तरह वाले एनिमल का एग्जाम्पल है, फिर उत्तक वाले, उत्तक वालों में उनके एग्जाम्पल है जो अरिसमित होते हैं, मतलब किसी भाग से काटो एक जैसे ही हैं, उसमें 3 है। द्विपार्श्वीय मतलब लंबवती कटेंगे, उसमें भी डिवाइड कर रखा है, अगुहे वाले, कूट गुहे वाले और एकदम एक्चुअल गुहे वाले। तो जो आभासी है वो तो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, जो फॉल्स बना के रखते हैं वो एसके हैं, और बाकी अपन आ गए इसमें, ठीक है बेटा। तो ये स्टार्टिंग कर दी है मैं चैप्टर 4 की। नेक्स्ट अपन टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थेस कंप्लीट करेंगे। खुश हो जाओ, अपन ना आएगा नेक्स्ट, इस चैप्टर के एंड तक अपन आ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।